हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स के अंदर स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट मोशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वो भी डिराइव करेंगे और फाइनली हम लोग बर्नौलीज थ्योरम को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है स्ट्रीमलाइन मोशन एंड टर्बुलेंट मोशंस। जब एक फ्लूइड्स, मान लेते कि एक लिक्विड्स, यहाँ पे पानी बह रहा है एक जगह से दूसरी जगह, कोई भी लिक्विड बह रहा है, ऐसे बात में बह रहा है, तो ये जो फ्लो हो रहा है, इस फ्लो का कई सारा टाइप होता है। हम लोग बेसिकली इसको टू टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है कि स्ट्रीमलाइन मोशन और एक होता है टर्बुलेंट मोशंस। तो स्ट्रीमलाइन मोशन हम लोग कब उसको कहते हैं और टर्बुलेंट कब कहते हैं उसको देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्लूइड पार्टिकल्स रीचिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज सेम देन इट इज नोन एज स्ट्रीमलाइन मोशन। कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट, मान लेते हैं यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल जा रहा है, फ्लूइड्स का पार्टिकल यहाँ से ऐसे जा रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे इस पार्टिकल में एक पर्टिकुलर पॉइंट में रीच करने वाला, पहुँचने वाला सब पार्टिकल का वेलोसिटी अगर सेम होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये स्ट्रीमलाइन मोशन है। अगर एक पार्टिकल यहाँ पे इधर जा रहा है तो इसके जो पीछे वाला पार्टिकल से नेक्स्ट पार्टिकल, उसका वेलोसिटी भी सेम होना चाहिए, तो जाके हम लोग इसको स्ट्रीमलाइन मोशन बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे वेलोसिटी एक है, यहाँ पे वेलोसिटी अलग हो सकता है, दूसरा डायरेक्शन में हो सकता है। ओके, डिफरेंट प्लेस में इसका वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस में पहुँचने वाला सभी पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा। मतलब यहाँ पे पहुँचने वाला सभी पार्टिकल एक ही पैटर्न में मूव करेगा, यहाँ पे पहुँचने वाला सभी पार्टिकल एक ही पैटर्न में मूव करेगा, तो उसको हम लोग स्ट्रीमलाइन मोशन बोलेंगे। अदरवाइज उसको क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट मोशंस। मतलब उसका कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी नहीं है। एक पार्टिकल इधर गया, उससे पीछे आने वाला पार्टिकल वो इधर चला गया, मतलब रैंडम हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट मोशंस। वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स रीचिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कांस्टेंट, इज नोन एज स्ट्रीमलाइन मोशन, अदरवाइज इट इज नोन एज टर्बुलेंट मोशन। वेरी सिंपल्स। एट डिफरेंट प्लेस इट्स वेलोसिटी may be different, but at a particular place all the particles passing through this point must have same velocity। ठीक है, अब इसका वेलोसिटी यहाँ पे और यहाँ पे वो तो अलग होगा, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पहुँचने वाला सब पार्टिकल का सेम होना चाहिए। एक पार्टिकल इधर गया यहाँ पे, तो उससे पीछे आने वाला पार्टिकल भी इधर डायरेक्शन में ही जाएगा, मतलब सब एक ही लाइन में फॉलो करेगा। ठीक है, मतलब जो भी जाएगा एक लाइन में जाएगा सभी पार्टिकल्स। ऐसा नहीं है कि अभी पार्टिकल्स, इसका पार्टिकल इधर जा रहा है, पीछे वाला पार्टिकल इधर चला गया, वो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट मोशंस। ठीक है, तो ये जो टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन मोशन है, इसका कुछ कंडीशंस है। स्ट्रीमलाइन मोशन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड का वेलोसिटी कम होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि वाटर टैप से जब हम लोग खोलते हैं तो वाटर निकलता है, तो पहले वो क्या होता है? स्मूथली निकलता है। तो उस कंडीशन में लगभग क्या होता है? ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है और उस मोशन को हम लोग स्ट्रीमलाइन मोशन बोल सकते हैं। एज वी इंक्रीज द स्पीड, टैप को अगर ज़्यादा खोलेंगे तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, तो वो टर्बुलेंट हो जाता है। उसका पार्टिकल का कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी नहीं है। एक पार्टिकल इधर गया, दूसरा पार्टिकल वहाँ उस जगह पे ही दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग उसको हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट मोशंस। ओके, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पाइप है जहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है ऐसे, विथ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। मतलब इस जगह में इसका क्रॉस सेक्शन अलग है, इस जगह में अलग है, हर जगह पे अलग अलग है, एक ही क्रॉस सेक्शन में नहीं है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ए पॉइंट में इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया मान लेते हैं हम लोग A1। A1 इज द क्रॉस सेक्शन एरिया एट पॉइंट ए, और यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A2, थोड़ा सा बड़ा है A2। ओके, अब ये वाटर फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो वाटर है, इस सेक्शन के अंदर जो वाटर है, एक्चुअली पाइप तो बहुत ही बड़ा है, हम लोग एक छोटा सा पोर्शन को फोकस कर रहे हैं। तो इस सेक्शन के अंदर क्या है? कुछ वाटर्स है। कुछ टाइम में क्या होगा? इस वाटर थोड़ा सा आगे जाएगा, मतलब ये इसका तो एक वेलोसिटी है, मतलब ए पॉइंट में, ए पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ए डैश में शिफ्ट हो जाएगा, और ए बी पॉइंट आगे भी पाइप है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बी डैश में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अभी वाटर यहाँ पे था, कुछ देर बाद यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये वाटर की बात कर रहे हैं, उस पोर्शन के बाद। ये पोर्शन यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, थोड़ा टाइम बाद, डेल्टा टी टाइम के बाद
ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। आज ए लेंथ और ये लेंथ सेम नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे वेलोसिटी अलग हो सकता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे वाटर का वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे वाटर का वेलोसिटी है v1, यहाँ पे वाटर का वेलोसिटी है v2। ओके, तो यहाँ का ए जो वॉल्यूम है ए डैश, ये कितना हो गया, ए डैश बराबर क्या होगा, v1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, और यहाँ पे बी डैश क्या होगा, v2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, क्योंकि अलग अलग वेलोसिटी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस जाएगा, डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस जाएगा, v1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, यहाँ पे कितना डिस्टेंस जाएगा, v2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। हम लोगों को पता नहीं कि यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे वेलोसिटी सेम होगा कि नहीं, हम लोग अलग अलग वेलोसिटी ले लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पाइप के अंदर यहाँ से इतना वॉल्यूम का लिक्विड्स अंदर गया, ठीक है, यहाँ पे जो ये तो इधर आ गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा लिक्विड आ गया, तो इतना डेल्टा टी टाइम में यहाँ पे कितना गया, पाइप जो था, पाइप कहाँ से कहाँ था, पाइप तो यहाँ से यहाँ तक था, तो इतना अंदर आया और इतना बाहर निकल गया पाइप से, इस पोर्शन से बाहर निकल गया, तो कितना अंदर आया, ये जो पर्टिकुलर पाइप है इसका अंदर कितना अंदर आया, तो उसको लिखते हैं द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग इनसाइड पाइप। कितना लिक्विड आ गया, कितना वॉल्यूम का, ये तो लेंथ हो गया, लेंथ के साथ एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, v1 डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई a1, इतना वॉल्यूम। और वॉल्यूम के साथ अगर हम लोग डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मास निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मास ऑफ लिक्विड कमिंग इनसाइड पाइप कितना होगा, वॉल्यूम निकल गया v1 डेल्टा टी a1, उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी क्या है, रो मान लेते हैं, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स। तो इतना अंदर गया, इतना मास का वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम का लिक्विड्स, या फिर इतना मास का लिक्विड अंदर गया, पाइप के अंदर गया, और कितना बाहर निकला। सो द मास डायरेक्ट करते हैं, मास ऑफ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ पाइप के बाहर कितना निकला मास। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो लिक्विड्स है, मतलब यहाँ से यहाँ तक उतना लिक्विड बाहर निकला, उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम v2 डेल्टा टी, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एरिया जो कि a2 है, तो वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी। ओके, तो ये हो गया मास, यानी हम लोग बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ लिक्विड, अमाउंट मतलब मास, कमिंग इनसाइड द पाइप इज दिस एंड कमिंग आउट ऑफ दिस पाइप इज दिस। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बीच में तो जमा होने वाला कोई प्लेस नहीं है, इसका मतलब जितना मास अंदर जाएगा उतना ही मास बाहर जाएगा। इज इट ओके? सो हम लोग लिख सकते हैं एज द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब लिक्विड का डेंसिटी में कुछ बदलाव नहीं आता, मतलब कहाँ पे जमा नहीं होता है लिक्विड्स, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है। इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइम में इस पाइप के अंदर जितना मास का लिक्विड जाएगा उतना ही मास का लिक्विड बाहर निकल जाएगा। इज इट ओके? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर लिख सकते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं m1, इतना मास अंदर गया, इतना मास बाहर निकला। सो वी कैन राइट m1 मस्ट बी इक्वल्स टू m2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं v1 डेल्टा टी a1 मल्टीप्लाइड बाई रो इज इक्वल्स टू v2 डेल्टा टी a2 मल्टीप्लाइड बाई रो, रो और रो कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं v1 a1 इज इक्वल्स टू v2 a2। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला कि v इंटू ए इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या फिर इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में लिख सकते हैं v1 बाई v2 इज इक्वल्स टू a2 अपॉन a1। इसका मतलब क्या निकला? इसका निकला v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जहाँ पे एरिया बढ़ेगा वहाँ पे लिक्विड का वेलोसिटी घट जाएगा, और जहाँ पे एरिया घटेगा लिक्विड का वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, बट द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एरिया मस्ट बी कांस्टेंट, मतलब v मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन हम लोगों को मिला
V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट या फिर V1A1 इक्वल्स टू V2A2, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मतलब एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो हो रहा है, बीच में कहीं एक्यूमुलेशन नहीं होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, इसका मतलब ये होना चाहिए V और A का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। V बढ़ेगा तो A घटेगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होना चाहिए। और रियल लाइफ में भी हम लोग देखते हैं, जब कोई पाइप का क्रॉस सेक्शन बड़ा हो जाता है तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। सो दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब हम लोग बर्नौलीज थ्योरम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम लोग बर्नौलीज थ्योरम को डिस्क्राइब करेंगे, यानी डिराइव करेंगे। पहले हम लोग उसको डिराइव करेंगे, फिर देखेंगे कि व्हाट इज़ बर्नौलीज थ्योरम और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इस बर्नौलीज थ्योरम को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम इन फ्लूइड डायनामिक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो बाद में समझ में आएगा। मान लेते हैं कि एक बड़ा पाइप है, वेरिंग क्रॉस सेक्शंस, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे मीडियम है, क्या बड़ा है, दूसरी जगह में और छोटा हो जाएगा, वो चेंज होते रहते हैं। और अलग अलग हाइट में है, ये वाला पोर्शन H2 हाइट में है, H1 हाइट में, अलग अलग जगह पे ऐसे 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 करके पाइप रखा हुआ है और उसमें वाटर फ्लो हो रहा है। लेकिन हम लोग किस में फोकस कर रहे हैं, हम लोग मान लेते हैं कि ए बी पोर्शन में कुछ लिक्विड था, ऐसे ए बी पोर्शन। अब कुछ देर बाद ये चीज़ क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, थोड़ा आगे चला जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ए पॉइंट से ए डैश में शिफ्ट हो गया आफ्टर टाइम डेल्टा टी, वेरी स्मॉल टाइम, और बी से बी डैश शिफ्ट हो गया। तो इसके चलते ये जो प्रेशर्स है, यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर, वो कुछ काम किया। तो काम करने के बाद क्या होगा, एनर्जी में बदलाव आते हैं। तो उसको देख लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो प्रेशर है, यहाँ पे कौन प्रेशर लगाएगा, इस लिक्विड के ऊपर, इस लिक्विड के ऊपर, इससे बाएं तरफ जो लिक्विड है वो यहाँ पे इसको प्रेशर लगाएगा, और इसके दाएं तरफ वाला जो लिक्विड है वो इसको यहाँ पे प्रेशर लगाएगा। प्रेशर हमेशा क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट जिसके साथ रहते हैं उसको प्रेशर लगाते हैं। तो बीच वाला जो लिक्विड है जिसको हम लोग फोकस कर रहे हैं, उसको बाएं तरफ का लिक्विड इधर प्रेशर लगाएगा और दाएं तरफ का लिक्विड इधर प्रेशर लगाएगा। प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट में प्रेशर P1 है, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस डबल हुआ। अगर यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, लिक्विड का वेलोसिटी V1 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ए डैश कितना होगा, ए डैश इज नथिंग बट V1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। और बी डैश कितना हो जाएगा, बी डैश इज नथिंग बट V2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है लिक्विड का, अलग अलग हो सकता है, ऑब्वियसली होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम लोग देख चुके हैं कि क्रॉस सेक्शन अलग होने से वेलोसिटी में बदलाव आता है। A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। ओके, क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ, वर्क डन बाय प्रेशर P1 प्रेशर कितना वर्क डन किया, फोर्स मीन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किधर लग रहा है, इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, मतलब प्लस होगा। सो फोर्स मतलब क्या होगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये हो गया फोर्स। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका एरिया कितना है, A1 है, और इस जगह में इसका एरिया कितना है, A2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, V1 डेल्टा टी। ओके, सो दिस इज द वर्क डन बाय द प्रेशर P1। सो वर्क डन बाय द प्रेशर P2, वो कितना होगा, P2 इंटू A2 मल्टीप्लाइड बाई V2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, लेकिन नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव साइन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, प्रेशर इधर लग रहा है, मतलब फोर्स इधर लग रहा है। प्रेशर को एरिया देखें मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक पॉजिटिव नेगेटिव। सो नेटवर्क कितना हुआ, सो नेटवर्क बाय प्रेशर्स कितना हुआ, P1 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी। एक्चुअली जो हम लोग जोड़ रहे हैं लेकिन माइनस हो गया क्योंकि माइनस साइन है। अब देखो ये जो A1 V1 है, ये क्या है, एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, V1 डेल्टा टी लेंथ, मतलब क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ क्या होगा, वॉल्यूम होगा। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं P1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V लिख सकते हैं, इसका वॉल्यूम। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, P2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V।
और दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम लोग देख चुके हैं कि टोटल मास जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर जाएगा, और क्योंकि डेंसिटी सेम है तो जितना वॉल्यूम के अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम का बाहर निकलेगा। सो डेल्टा भी सेम होगा। सो इसको क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू इंटू डेल्टा भी, ये लिख सकते हैं। सो इतना वर्क डन हो रहा है प्रेशर के द्वारा। और क्या काम कर रहे हैं, ग्रेविटी काम कर रहे हैं। ओके, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी, ये हम लोग लगा सकते हैं। और हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो प्रेशर इतना वर्क डन कर रहे हैं इसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर, और ग्रेविटी कितना काम कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा बोलो, वर्क डन कितना होगा, फोर्स मास ऑफ द लिक्विड ग्रेविटी। ओके, छोटा सा जो मतलब मास है वो यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ का और यहाँ पे क्या है, हाइट का एक डिफरेंस है, मतलब कितना चेंज होगा, चेंज इन एनर्जी कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, mg इंटू डेल्टा एच। ओके, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रहा है लेकिन लिक्विड ऊपर उठ रहा है, तो नेगेटिव। तो क्या हो गया, माइनस mgh2 माइनस h1, ये हो गया वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ये वर्क डन बाय द प्रेशर। सो वी कैन नाउ अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोल रहे थे कि टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टोटल वर्क डन मतलब वर्क डन बाय द ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय द प्रेशर इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी, मतलब हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। यहाँ पे v1 था, वहाँ पे v2 था, तो चेंज इन एनर्जी हो गया। हम लोग इसका डायग्राम जो है उसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ऊपर में लिखते हैं थोड़ा सा, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द प्रेशर, दैट शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, ग्रेविटी कितना वर्क डन किया, माइनस mg h2 माइनस h1। प्रेशर कितना वर्क डन किया, P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V। और फाइनली यहाँ पे हाफ m v1 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर होगा, सॉरी। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो P1 प्लस mg h1 प्लस हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस mg h2 प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। यहाँ पे एक गलती हो गया, यहाँ पे डेल्टा v था तो यहाँ पे P1 डेल्टा v होगा, P1 डेल्टा v सॉरी, और यहाँ पे P2 डेल्टा v। अब डेल्टा v देख के सबको अगर डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, P1 प्लस मास पर वॉल्यूम करने से क्या होगा, रो होगा, डेंसिटी, रो जी h1 प्लस हाफ रो v स्क्वायर v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी h2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब अल्टीमेटली निकला कि प्रेशर ये क्या है, mgh डिवाइडेड बाई v, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम में, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। P1 प्लस रो जी h1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी h2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। मतलब हम लोग इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, हम लोग लॉ लिख सकते हैं कि P1 प्लस P प्लस रो जी h प्लस हाफ रो v स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर एनी लिक्विड। ये है बर्नौलीज थ्योरम, सम ऑफ प्रेशर, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे कि a इंटू वी कांस्टेंट, मतलब a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 प्लस a3 v3। सिमिलरली दिस थिंग इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इज नोन एज बर्नौलीज थ्योरम एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है। तो दिस इज द बर्नौलीज थ्योरम, और इसका कई सारा एप्लीकेशन हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा वहाँ पे वेलोसिटी घट जाएगा। हाइट के साथ भी कैसे रिलेटेड है वो यहाँ से सभी इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा।